हाय एवरीवन। तो अब हम सेट्स चैप्टर फाइनली स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा सेट के टॉपिक्स के बारे में, हम सेट में क्या पढ़ने वाले उसका ओवरव्यू देखा। अब हम सेट चैप्टर फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने नोट्स ऑलरेडी बना के रखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको कॉपी भी कर सकते हो, और ये लेक्चर देखने के बाद हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स भी है जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले लेक्चर को समझते हैं और लास्ट में प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सेट किसे कहते हैं, सेट की डेफिनेशन क्या है। तो जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सेट जो है ना, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स। अगर आपके पास कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना ऑब्जेक्ट्स की या एलिमेंट्स की, उसको हम सेट कह सकते हैं। अब इसमें जो ये वर्ड है वेल डिफाइंड, सर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि वी मस्ट बी गिवन अ रूल। हमारे पास एक रूल होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन टेल वेदर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू आवर सेट और नॉट। मतलब हम ये बोल सकते हैं कौन सा एलिमेंट हमारी कलेक्शन में आएगा, कौन सा एलिमेंट हमारी कलेक्शन में नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स इन द इंडियन टीम। इंडियन टीम में जितने प्लेयर्स हैं ना, अगर आप उसकी कलेक्शन बना दो तो वो सेट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप ये बोल सकते हो ना कौन सा प्लेयर उसमें आएगा। मतलब ये जो हमारी कलेक्शन है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, बिकॉज यू आर एबल टू टेल विच एलिमेंट इज इन दिस सेट, इन दिस कलेक्शन, एंड विच एलिमेंट इज नॉट इन दिस कलेक्शन। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या इसमें विराट कोहली आएगा, हाँ बोलोगे हाँ वो जरूर आएगा क्योंकि इंडियन टीम का प्लेयर है। अगर मैं आपसे कहूंगा क्या इसमें स्टीवन स्मिथ आएगा, आप बोलोगे नहीं वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो इंडियन टीम का प्लेयर नहीं है। जो भी प्लेयर इंडियन जो भी प्लेयर होगा ना इंडियन टीम, जो भी मतलब इंडियन टीम का प्लेयर होगा ना, वो इस कलेक्शन में आएगा। और जो इसमें जो प्लेयर जो भी इंडियन टीम का प्लेयर नहीं होगा वो इसमें नहीं आएगा। इसीलिए ये सेट है। क्यों? क्योंकि ये जो कलेक्शन है ना ये वेल डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स, अब ये सेट है क्या? ये सेट नहीं है, आप ये बोल ही नहीं सकते हो। देखो, एक प्लेयर किसी बच्चे के लिए इस कलेक्शन में आएगा और वही प्लेयर दूसरे बच्चे के लिए ये कलेक्शन में नहीं आएगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए ये कलेक्शन डिफरेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वर्ड गुड ने प्रॉब्लम की है। हमारे पास अब कोई रूल नहीं है ना, हम ये नहीं कह सकते कौन सा एलिमेंट इस कलेक्शन में आएगा कौन सा नहीं आएगा। इसीलिए बिकॉज दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, इसीलिए ये सेट नहीं है। तो सिर्फ वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम सेट कह सकते हैं। हम कलेक्शन को सेट नहीं कह सकते। सिर्फ वही कलेक्शन सेट है जो वेल डिफाइंड है। अब देखिए और एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ टीचर्स इन अवर स्कूल। तुम्हारे स्कूल में जो टीचर्स पढ़ते हैं ना उनकी कलेक्शन करो तुम। अब ये सेट है क्या? ये बिल्कुल सेट है, क्योंकि तुम ये कह सकते हो ना कौन सा टीचर हमारी स्कूल में आएगा कौन सा नहीं आएगा। जो पढ़ाता होगा तुम्हारे स्कूल में वो आएगा इस कलेक्शन में, और जो पढ़ाता नहीं होगा वो इसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड टीचर्स, ये तुम्हारे स्कूल में जो टैलेंटेड टीचर्स है उसकी कलेक्शन, क्या वो सेट है? ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस टैलेंटेड वर्ड ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब तुम्हारे पास कोई रूल नहीं है, क्योंकि एक बच्चा बोलेगा देखो ये जो टीचर है ना ये कलेक्शन में आना चाहिए, लेकिन वही टीचर कोई दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं ये नहीं आना चाहिए। मतलब अब तुम्हारे पास कोई रूल ही नहीं है ना। तुम देखो, पहले तुम्हारे पास रूल था। क्या रूल था? कि अगर वो तुम्हारे स्कूल में पढ़ाता है तब वो कलेक्शन में आएगा, अगर वो तुम्हारे स्कूल का टीचर है तब वो कलेक्शन में आता है। लेकिन अब ये टैलेंटेड टीचर्स है ना, हमारे पास कोई एक मेजरमेंट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कौन सा टीचर टैलेंटेड है कौन सा टीचर टैलेंटेड नहीं है। इसीलिए ये वाला कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड टीचर्स इन अवर स्कूल ये सेट नहीं है। इसी तरह देखो, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अरे किसी भी बच्चे से पूछो मुझे कलेक्शन ऑफ जितने भी अल्फाबेट्स है ना, कलेक्शन दो मुझे उसकी, तो वो तुम्हें बोलेगा ए बी सी, इसी तरह बोलेगा। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं ऐसे अल्फाबेट्स की कलेक्शन दो मेरे को जिनको लिखना डिफिकल्ट हो, अब
अब एक बच्चा बोलेगा एस लिखना बहुत मुश्किल है यार, मुझे लिख ही नहीं पाता हूँ। और कोई दूसरा बच्चा बोलेगा एस एस तो बहुत इजी है लिखना, क्या बोल रहा तू। इसीलिए कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज ये सेट है, नो डाउट। लेकिन कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स विच आर डिफिकल्ट टू राइट, वो सेट नहीं है। किसने प्रॉब्लम किया? डिफिकल्ट ने प्रॉब्लम किया। अब देखो, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ पे जितने एनिमल्स रहते हैं ना, उनकी कलेक्शन अगर हमारे पास समहाउ हम कलेक्ट कर पाए, हमें पता है कि इस, लेट अस सपोज, इस अर्थ पे कितने एनिमल्स रहते हैं, कौन से एनिमल्स रहते हैं, उनकी कलेक्शन हमने बना दी, क्या वो सेट है? हाँ वो सेट है। आप ये कह सकते हैं ना कौन सा एलिमेंट इसमें आएगा कौन सा नहीं आएगा। मैं आपसे पूछूं डॉग इसमें आएगा, बोलोगे हाँ। कोई मैं आपको पूछूं क्रो इसमें आएगा क्या, अब बोलोगे नहीं, क्रो नहीं, क्रो एनिमल नहीं है ना। तो आपके पास एक रूल है, आप बोल पा रहे हो कौन सा एलिमेंट इसमें आएगा, कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। वही वेल डिफाइंड का यहाँ पर मतलब है। यू आर एबल टू टेल विच एलिमेंट is present in my collection and which element does not belong to my collection. लेकिन कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स, ये लिविंग ऑन द अर्थ, ये सेट नहीं है। क्योंकि किसी के लिए डॉग डेंजरस है और किसी के लिए डॉग डेंजरस नहीं है। अब इस अब हमारे पास कोई रूल नहीं है ना, हम ये नहीं कह सकते कौन सा एलिमेंट इसमें आएगा कौन सा नहीं आएगा। किसने प्रॉब्लम क्रिएट की? इस डेंजरस ने क्रिएट की। इस डेंजरस ने इस कलेक्शन को, अब अब ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरह कलेक्शन ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी में जितने बुक्स है ना, उसकी कलेक्शन, वो भी सेट है। लेकिन कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स, ये सेट नहीं है। अब ये हमारे पास कोई रूल नहीं है कि हम ये बोल सकते हो कौन सा इसमें, कौन सी मतलब बुक इसमें आएगी कौन सी नहीं आएगी। एक बुक किसी स्टूडेंट के लिए इसमें आएगी, उसकी फेवरेट है वो आएगी, लेकिन वही बुक किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए इसमें नहीं आएगी क्योंकि वो उसको पसंद ही नहीं है। तो मतलब ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ना, इसमें मतलब एलिमेंट्स होते हैं ना। आप देखो 10 स्टूडेंट से पूछो, 10 स्टूडेंट से पूछो आपने, फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, जिसको पता है लाइब्रेरी में कौन सी बुक है, सबके लिए मतलब एलिमेंट सेम आएगी। सबके इस कलेक्शन में जो बुक आएगी ना, सबके लिए सेम है, जिसको पता है कि इस लाइब्रेरी में कौन सी बुक आएगी। लेकिन कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स, ये डिफरेंट है डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए। दैट इज वाई इट्स नॉट ए सेट। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा सेट किसे कहते हैं। सेट जो है ना, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। इसीलिए एक डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। हर कलेक्शन को हम सेट नहीं कह सकते, लेकिन जो भी कलेक्शन तुम्हारे पास वेल डिफाइंड है वो सेट होती है। ठीक है। अब देखो, अभी भी अगर समझ नहीं आया ना, आई होप पहले समझ आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो जो प्रॉब्लम्स करेंगे ना हम सॉल्व, वहाँ पूरी तरीके से तुम्हें समझ आ जाएगा। अब देखो, सेट्स को हम डिनोट करते हैं क्या? कैपिटल लेटर से। ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली आप देखोगे मैंने सेट को ये डिनोट किया है कैपिटल लेटर से। तो अब हम देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड सेट्स को। देखो, सेट थ्योरी में ना कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड सेट्स है, और मतलब और ये जो चीज़ है ना, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मैथमेटिक्स में आप ये टॉपिक है ना बहुत बार देखोगे। मतलब देखो, इसका यूज़ क्या है। देखो, जब भी आपने कहीं जब भी आपने कहीं पर एन देखा ना, आपको समझ आ जाना चाहिए अच्छा ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात हो रही है। इसमें कौन से नंबर्स आ रहे हैं वो हम देखेंगे इसी चैप्टर में। सेट ऑफ होल नंबर्स, उसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। इसमें कौन से नंबर्स आते हैं? 0 1 2 3, इसी तरह हम देखेंगे कौन से नंबर इसमें आएगी। सेट ऑफ इंटीजर्स, उसको डिनोट करते हैं आई से या जेड से करते हैं कुछ बुक्स। इसी तरह सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, आई माइनस और जेड माइनस डिनोट करते हैं। और इसमें कौन से नंबर आते हैं? 1, इसमें आता है -1 -2 -3, इसी तरह 0 इसमें नहीं आता है। तो इस मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, इन सेट में कौन से नंबर्स आते हैं वो हम देखेंगे। और मैं आपसे ये बात कह लूँ, ये सारे हमारे पास है ना स्टैंडर्ड सेट्स, इनफिनाइट सेट है हमारे पास। मतलब इसमें किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स आप ये नहीं कह सकते। इसकी जो कार्डिनैलिटी होती है इनफिनाइट होती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स आते हैं।
और इस सेट में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कौन से नंबर्स आते हैं वो हम देखेंगे इसी चैप्टर में। तो ये नहीं समझना सर कुछ स्किप कर रहा है, स्किप नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बस मुझे अभी मतलब प्रॉब्लम्स में अगर आपने कहीं पर एन देखा आपको समझ आ जाना चाहिए, अच्छा ये नेचुरल नंबर के सेट की बात हो रही है। तो हम इसी चैप्टर में देखेंगे कि इस सेट में कौन से नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, इस सेट में कौन से नंबर्स आते हैं। अभी सिर्फ आपको ये समझना है सेट ऑफ रैशनल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल क्यू से। सेट ऑफ रियल नंबर्स आर से डिनोट करते हैं। या अगर आपने कहीं पर आर देखा आपको समझ आ जाना चाहिए, अच्छा ये रियल नंबर्स की बात हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम्स में जनरली लिखा होता है कि लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स किसे कहते हैं। तो सेट्स की डेफिनेशन हमने देख ली, कुछ स्टैंडर्ड सेट्स की इंफॉर्मेशन भी हमने गेन कर दी। अब ये एलिमेंट्स क्या है सर, तो जैसा स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि द ऑब्जेक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द सेट, वो ऑब्जेक्ट्स जो सेट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो सेट को बनाते हैं, जिनसे मिल के सेट बनता है, आर कॉल्ड द एलिमेंट्स मेंबर्स ऑफ द सेट। उन्हीं को हम कहते हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ द सेट। तो जिन ऑब्जेक्ट्स से मिल के सेट बनता है ना, उन्हीं उसी को हम सेट के एलिमेंट्स कहते हैं, और कुछ बुक्स मेंबर्स कहते हैं उनको। जैसे मान लो, देखो ये हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, वो हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर ही है। तो एक तरीका जो है ना सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो ये है रोस्टर फॉर्म। तो ये जो 1 2 3 दिखा ना मैंने, ये 1 2 3, इन्हीं को हम कहते हैं एलिमेंट्स। सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ये तुम्हारा जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है ना, ये सेट के एलिमेंट्स कहते हैं। सो मान लो मेरे पास सेट में ये एलिमेंट्स है, तो ये हमारे पास एक्स एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन से ए बी सी, ये सेट के एलिमेंट्स कहते हैं, या कुछ बुक्स इसको मेंबर्स कहते हैं। तो इन्हीं से मिल के सेट बना है ना, वही हमने यहाँ पर लिखा है द ऑब्जेक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द सेट। वो ऑब्जेक्ट्स जो सेट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिनसे मिल के सेट बनता है। अब देखो, एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स से। ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर तुम्हारे पास सेट के अंदर है ना ये स्मॉल केस ये लेटर्स है ना, तो उसको हम डिनोट करते हैं जनरली स्मॉल केस अल्फाबेट से। अब देखो ये जो लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसको समझाने के लिए हम एक दूसरी स्लाइड लेते हैं। देखो, मान लो हमारे पास ये एक सेट है एक्स, और इस सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स, ये कर्ली ब्रेसेस है, इस सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है ए बी सी और डी। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या इसमें, इस सेट में बी है क्या, आप कहोगे हाँ सर बी तो मुझे दिखाई दे रहा, बी इसमें है। फिर मैं आपसे पूछूं ई इसमें है क्या, बोलोगे नहीं सर इसमें मुझे ई नहीं दिखाई दे रहा, ई इसमें नहीं है। लेकिन इसको सेट थ्री में लिखते कैसे है, तो इसको लिखने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। मतलब एक एलिमेंट किसी सेट में है या वो एलिमेंट सेट में नहीं है, उसको हम कैसे लिखे, उसको लिखने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। देखो मान लो ये हमारे पास एलिमेंट यू है, कोई तुम्हारा सेट एक्स है, क्या यू एक्स में है, नहीं है, इसको लिखते हैं यू डज नॉट बिलोंग टू। ये तुम्हें क्या बता रहा है कि यू एक्स में नहीं है, यू सेट एक्स का एलिमेंट नहीं है।
अगर मैं पूछूं तुमसे डी, अब डी एक्स में है ना, इसको लिखते हैं ऐसे। ये तुम्हें क्या बता रहा है? डी बिलोंग्स टू एक्स। इसको पढ़ते कैसे? डी बिलोंग्स टू एक्स। यहाँ पर क्या कैसे पढ़ते हैं? यू डज नॉट बिलोंग टू एक्स, मतलब यू एक्स में नहीं है। यहाँ क्या मतलब है? डी इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स। डी बिलोंग्स टू एक्स का मतलब क्या है? कि डी सेट एक्स का एलिमेंट है, डी एक्स में है। अब देखो, हमारे पास मान लो एक आर्बिट्री सेट है ऐसे, ठीक है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मैंने एक आर्बिट्री एलिमेंट एक्स लिया मान लो। अगर एक्स एलिमेंट, अब ये आर्बिट्री एलिमेंट है ना, ये सेट में किसी भी कोई भी वैल्यू ले सकता है। ये आर्बिट्री एलिमेंट सेट का कोई भी एलिमेंट ले सकता है वैल्यू में। जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स में होता है ना वेरिएबल, तो जो भी वो डोमेन है ना, वो हम देते हैं उसको। मान लो यहाँ पर आर्बिट्री एलिमेंट एक्स है। अगर एक्स एस में होगा, देखो, इफ एक्स इज इन ए, इज इन एस, अगर एस में है तो हम क्या कहेंगे? एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एस, ये लिखेंगे। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे सेट थ्योरी में? एक्स बिलोंग्स टू एक्स, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे। ठीक है, ये तुम्हें क्या बता रहे हैं? अब एक्स एस में है, एक्स एस का एलिमेंट है, या आर्बिट्री एलिमेंट एक्स का एलिमेंट है। अब देखो, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सेट भी हो सकते हैं। सेट के अंदर एलिमेंट्स ही होते हैं, लेकिन वो एलिमेंट सेट भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये एलिमेंट है, मान लो इस सेट के अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट्स है? 3। पहला ए है, दूसरा 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 बी नहीं है, दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट बी है। अब देखो, अगर एक्स आर्बिट्री एलिमेंट एक्स एस में नहीं हुआ, क्योंकि दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो आर्बिट्री एलिमेंट एक्स एस में होगा या वो नहीं होगा। अगर वो होगा तो क्या लिखते हैं? एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एस। लेकिन अगर एक्स आर्बिट्री एलिमेंट, ये तुम्हारा आर्बिट्री एलिमेंट है, इसको हम आर्बिट्री एलिमेंट कहते हैं। अब मतलब मैं हर एक एलिमेंट के बारे में तुम्हें पूछूंगा, क्या ए है, क्या इसमें, क्या बी है, क्या सी है, इस तरह नहीं। हम एक आर्बिट्री एलिमेंट लिखते हैं जो सेट के किसी भी एलिमेंट को, मतलब कोई भी वैल्यू ले सकता है सेट में से। अब देखो, अगर एक्स एस में नहीं है तो क्या लिखते हैं? इफ, ये लिखते हैं हम, और लिखते कैसे ये, और यही हमने पहली स्लाइड पे भी लिखा है। इफ एक्स इज एन एलिमेंट मेंबर ऑफ सेट ए, अगर x तुम्हारा आर्बिट्री एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट हुआ, तो हम क्या कहते हैं? x बिलोंग्स टू सेट ए। लेकिन उसको लिखते कैसे सेट थ्री? x बिलोंग टू ए। ये तुम्हें क्या बता रहा है पता है? ये तुम्हें क्या बता रहा है? कि तुम्हारा आर्बिट्री एलिमेंट x है ना, वो सेट ए में है, इसका एलिमेंट है। और अगर x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर x सेट ए का एलिमेंट नहीं है, क्या कहते हैं हम? बाई x डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, एक्स सेट ए में नहीं है। लिखते कैसे? एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, आई होप तुम्हें एलिमेंट्स की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब ये लेक्चर कंप्लीट है, हमने सेट की डेफिनेशन भी समझी, कुछ स्टैंडर्ड सेट्स भी देख लिए, एलिमेंट्स को भी समझ लिया। अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।